हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी। और पॉवर्टी को आप सभी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? गरीबी। ठीक है, तो गरीबी क्या होती है? गरीबी का मतलब होता है जब हमें रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ फैसिलिटी अगर हमें नहीं मिलती है तो तब हम गरीब कहे जाएंगे। फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। इसके साथ ये जोड़ लेना, भोजन यानी कि बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ। दूसरा देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी क्या समताओं का अभाव है, यानी कि जब हमारी समताओं का जो अभाव की बात किसने की है, वो अमर्त्य सेन ने की है। उसके बाद देखिए, अमर्त्य सेन ने वास्तविक गरीबी यानी कि रियल पॉवर्टी की संकल्पना दी है। ये अलग है, दी अलग है और ये संकल्पना अलग है। उनका मानना कि गरीबी को दूर करने में मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु उन्होंने बताया कि मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण तो भूमिका होती है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है ये, इसके सिवा और भी चीज़ें हो सकती है जो गरीबी को दूर कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि मौद्रिक आय एक उपकरण है जो कुछ शर्तों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। देखिए, अगर पैसा आता है तो वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? विवेकशील भी होना चाहिए। अगर किसी के पास मॉनेटरी इनकम है, प्रगतिशील भी होना चाहिए। और जो भी एक तरीके से ट्रेजेडी होती है ना, नेचर के द्वारा जो ट्रेजेडी हो जाती है, वो भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये काम आएगी। तो इसमें अभी तक आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि गरीबी की डेफिनेशन क्या है, अमर्त्य सेन की डेफिनेशन क्या है, उन्होंने कैसी पॉवर्टी के बारे में बात की है। बाकी इसके बीच में इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आप इसको रीड आउट कर लेना। उसके बाद देखिए, यूएनडीपी ने, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार गरीबी वो आयामी होती है। इन्होंने कहा कि जो गरीबी है ना, खाली एक ही तरीके की नहीं होती, बहुत तरीके की हो, तो बहुआयामी होती है। तो उन्होंने एक MPI जो एक तरीके से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक उन्होंने जारी किया। इसके बाद आगे थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानेंगे कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कब आया। तो सिर्फ आपको ये पता चल गया कि MPI को कौन लेकर आया? UNDP। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ आपने ये पता किया है। उसके बाद देखिए, इन्होंने स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है, समाजशास्त्री हैं ये हेनरी बर्नस्टीन। इन्होंने निर्धनता के 4 माप बताए। एक तो जीविका रणनीतियों का अभाव, यानी कि जो भी हम जीवन रहने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, अभी उन्हीं की लैक है, यानी कि उन्हीं की कमी है। हमारे पास धन भूमि नहीं है, इसकी कमी है। हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर हमें असुरक्षा महसूस होती है, सुरक्षित नहीं लगता हमें। अगर हम सामाजिक संबंध बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास संसाधनों का अभाव है। आपने देखा होगा, अगर कहीं पर भी आप किसी के साथ भी अगर आना जाना रखते हो, कोई भी है, तो कम से कम अगर आपके रिश्तेदार आपके आते हैं, आप उनके जाते, तो उनको खाने पिलाने के लिए, उनको कुछ देने के लिए हमारे पास आदर सम्मान के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर हमारे पास इतना भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे? हेनरी बर्नस्टीन के अनुसार हम निर्धनता के अंदर आएंगे। उसके बाद देखिए, जो पॉवर्टी है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है जब हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते, इसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, एक बाउंड्री लाइन दी होती है, उसके अंदर होता है कि इससे अगर आप नीचे हो सकता है कि वो इनकम की हो तो तब आप गरीब हो, या फिर कुछ भी मतलब कंजम्पशन को आधारित माना जा सकता है कि अगर आप इन चीज़ों का कंजम्पशन करते हो तो आप, अगर ये जो भी मान लिया जाए कि एक बास्केट है भाई, इस आपके पास ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए, कई तरीके की रोटी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप गरीब नहीं हो, अगर इनमें से कोई चीज़ की कमी है तो आप गरीब हो। तो एक तरीके से एक बाउंड्री लाइन होती है। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे भारत का और चाइना का करें, भारत का और मतलब अमेरिका का करें, या फिर इंग्लैंड का करें, तो जब हम कंपैरिजन में देखते हैं कि वहाँ पर कितनी गरीबी है और यहाँ पर कितनी गरीबी है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रिलेटिव। उसके बाद देखिए, एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी होती है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जो व्यक्ति या समुदाय निर्धनता से नीचे जीवन यापन करते उन्हें निरपेक्ष निर्धन माना जाता है। यानी कि निर्धनता से नीचे का क्या मतलब? कुछ बाउंड्री लाइन है, जैसे मैंने वहाँ पर अभी एग्जांपल दिया था, नीचे भी आएगा इसका एग्जांपल। इनका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा है, न्यूनतम उपभोग स्तर द्वारा लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि न्यूनतम जो कैलोरी है या फिर न्यूनतम उपभोग स्तर, अभी मैंने आपको बताया कि एक बास्केट है, इसमें क्या रोटी होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, अंडा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये सारी, कुछ फ्रूट भी होना चाहिए, दही होनी चाहिए, अगर ये आपको नहीं मिलती, इनमें से कुछ भी अगर कम है तो अब उस बाउंड्री लाइन से नीचे हो, तो इसलिए आप गरीब हो। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है ना,
उसको लेकर चला जाता। तो अगर आपसे पूछे कोई भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए क्या लेकर चलते हैं हम, पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन अलग अलग तरीके से है, उसको हम देखेंगे। जैसे निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए भारत में निर्धनता रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन को अवधारणा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए जो गरीबी है ना, गरीबी के माप के लिए निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट जो मॉडल है प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन महानिदेशक और वाइड ने 1945 में किया था। देखिए ये ध्यान रखिए एब्सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं तो 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसका मतलब गरीबी का मेजरमेंट करने के लिए बात की थी। उसके बाद आती है जो रिलेटिव। सामान्यतः गरीबी सापेक्ष अवधारणा नहीं, वो करे कि जनरली अगर हम देखें तो यह रिलेटिव ही होती है गरीबी, जिसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। देखिए दोबारा सुनिए, जिसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। यानी कि आपने देख लिया कि एक आदमी है, ठीक है, उसके पास क्या है, बाइक है, ठीक है, उसके पास क्या है, रहने के लिए घर भी है, पहनने के लिए क्लॉथ भी है यानी कि कपड़े भी है, सारी चीज़ें, खाने के लिए उसके पास रोटी है। तो जब ये सारी चीज़ें अगर ये दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही, जी अगर हम इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, गरीब। दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। वहाँ पर तो एक लाइन थी कि भाई ये चीज़ है, यहाँ पर क्या है कि किसी एक व्यक्ति का दूसरे के साथ, एक समाज का दूसरे समाज के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सापेक्षिक गरीबी के अंतर्गत व्यक्तियों की आय, जीवन स्तर आदि की तुलना की जाती है। सापेक्षिक गरीबी को मापने के संबंध में लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक की विधियाँ आती हैं, लेकिन लोरेंज कर्व और जो गिनी कोफिशिएंट है उनके मेथड आते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते लेते हैं कि लोरेंज कर्व, क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि लोरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट पहले ये किसने दिए, कौन सी ईयर में आया, इस तरीके से मैचिंग में आएगा। लोरेंज कर्व, लोरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता ज्ञात किया जाता है। फर्स्ट ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर जो आएगा आपका एग्जाम में कि लोरेंज कर्व किसके बारे में बात करता है, आप बताओगे इनकम इनइक्वालिटी के बारे में या आय विषमता के बारे में बात करता है। इस वक्र का यानी कि जो भी हम लोरेंज कर्व देखेंगे उसका प्रत्येक पॉइंट उन व्यक्तियों को दिखाता है या प्रदर्शित करता है जो कि निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे है। यानी कि जो ये लोरेंज कर्व है ये आपको ये दिखाता है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो जितनी इनकम होनी चाहिए थी उससे नीचे हैं। यदि समाज के 10% लोगों के पास कुल आय का 10%, 20% लोगों के पास 20% और इस अनुपात में आगे बढ़ता रहे तो जो हमारे जो ये लाइन होगी ना, जो ये दिखाएगी इनइक्वालिटी को या इक्वालिटी को, वो क्या कहलाएगी, वो क्या होगी 45 डिग्री की होगी। दोबारा मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जितने व्यक्तियों और उतना ही परसेंट उनके पास अगर जो भी हिस्सेदारी आनी चाहिए, जो इनकम है टोटल आपकी जीडीपी अगर उसका हिस्सा उतना ही उनके पास है ना, तो फिर जो लाइन निकल कर आएगी वो 45 डिग्री से जाएगी। यानी कि लाइन ऑफ इक्वलिटी हो गई है। लाइन ऑफ इक्वलिटी का मतलब है कि जो बिल्कुल जितना भी धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना वो इक्वल है, अनइक्वल नहीं है, ठीक है ना। जैसे भी बटना चाहिए था सही तरीके से बटा हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि एक मान लेते हैं कि 1 किला ज़मीन का है, ठीक है ना, एक जिसमें या मान लेते हैं कि आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है और जब 5 एकड़ जो ज़मीन है अगर मान लेगी इसके अंदर 5 भाई हैं तो एक अगर एकड़ उनको मिल जाए, एक एकड़, तो बिल्कुल क्या होगा, इक्वलिटी होगी ना, इक्वलिटी होगी। तो ये लाइन बिल्कुल 45 डिग्री से ऐसे जाएगी। अगर इसमें से मान लेते हैं कि 5 है और एक के पास 4 एकड़ चली जाए और दूसरे के पास क्या होगा 1 एकड़ चली जाए, तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। या फिर किसी के पास 1.5 चली जाए, किसी के पास 2 चली जाए और किसी के पास 1 चली जाए, किसी के पास 1, तो इनइक्वालिटी को दिखाएगा। दूसरा देखिए, इस संपूर्ण समता रेखा निरपेक्ष वो करें कि अगर ये 45 से इधर जाती है तो लाइन ऑफ इक्वलिटी कहलाती है। ये लाइन नीचे ये ऐसी लिखी हुई है, आप देखते हैं। जब इसका मान 0 होता तो इसका तात्पर्य राष्ट्रीय आय की पूर्ण समानता से, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्राप्त हो रही है। जब इसका मान ये क्या करें
ये करें कि जो लोरेंज कर्व के अंदर ये बात कर रहे हैं तो वो करें कि जब इसका मान 1 के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये मानकर चलिए कि फुली इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछेगा कि जब 1 के इक्वल है, वैल्यू 1 के इक्वल आती है, तो आप बताओगे कैसा, इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, पूर्णतया, परफेक्टली। अगर ये 0 तो आप बताओगे कि पूर्णतया क्या है, इक्वालिटी है। ये ध्यान रखना आप। इसका मतलब 0 का मतलब है यहाँ पर कि सब में बराबर बटा हुआ, और इसका मतलब बिल्कुल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बहुत ही गलत हुआ। किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। फिर एक तो आपने देख लिया 0 और 1 वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एक देख लिया लोरेंज कर्व, जो क्या है रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बात करता। तीसरा आपने देख लिया यहाँ पर एक 0 और 1 वाला देख लिया लोरेंज कर्व। दूसरा देख लिया आपने कि क्या है, इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है। और जो मैंने इसके बीच में बताया उन चीज़ों को ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिए लोरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। अभी डायग्राम है, आगे पेशेंस रखिए। ये क्या करें कि ऐसा कर्व होता है ये, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब होता है बिल्कुल भी, मतलब जो इनइक्वालिटी वो है नहीं, यानी कि बंटवारा बिल्कुल सही हुआ। अगर ये जो है ना, ये लोरेंज कर्व, ठीक है ना, अगर ये ऐसे है तो कम इनइक्वालिटी, यानी कि लगभग इसी के पास है। ये जितना दूर जाता जाएगा उतना ही अमीर का और गरीब का गैप जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर टच कर जाता तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल ही, यानी कि थोड़े से लोगों के पास सारा धन संपत्ति और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो उससे पहले आपने देखा कि लोरेंज कर्व जो है, अब ये कब आया था, 1905 में आया था, ठीक है ना। ये लगभग 1905 ही याद रखते हैं, लेकिन आगे क्या है कि 1906 में भी कहीं बताया होगा, लेकिन आप 1905 ही याद रख लेना। और किसने दिया था इसको, मैक्सो लोरेंज ने दिया था। ये आ गया। ये देखिए, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी को दिखाती है, बिल्कुल जब सही तरीके से बंटवारा हो रखा। ये क्या है, आपका लोरेंज कर्व है, ठीक। ये जितना दूर जाएगा उतनी ही, एक यही क्वेश्चन पूछता कि जो जितना इस लाइन ऑफ इक्वालिटी से लोरेंज कर्व दूर जाता है, इक्वालिटी बढ़ती है इनइक्वालिटी, तो आप बताओगे इनइक्वालिटी, ठीक है। और जब यहाँ पर चला जाएगा तो पूर्णतः इनइक्वालिटी हो जाएगी, और यहाँ पर अगर चला जाता तो परफेक्टली इक्वालिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद वो पूछता कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, तब देखोगे आय जो प्राप्त करता है ना उनका संचयन की कम्युलेटिव जो मतलब परसेंट है, यहाँ पर कुल आय का कम्युलेटिव परसेंट। तो ये ध्यान रखना कि OX पर क्या है और OY पर क्या है। उसके बाद देखिए गिन्नी कोफिशिएंट। देखिए गिन्नी कोफिशिएंट और लोरेंज कोफिशिएंट में एक ही डिफरेंस है, वो थ्योरेटिकल था, इन्होंने अपना मैथमेटिकल दिया। गिन्नी गुणांक वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरोडो गिनी ने, सिर्फ इतना याद रखना कि कब आया था, 1912 में। किसने दिया था, कोरोडो गिनी ने। यह गुणांक आय के वितरण की विषमता की, यानी कि वही बात है कि जो ये भी किसके बीच में दिखाता है, इनकम इनइक्वालिटी के बीच में दिखाता रिलेशन, ठीक है ना। और उसके बाद ये वास्तविक लोरेंज वक्र और निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि यह वास्तविक लोरेंज वक्र और निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल था निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात को दर्शाता। अभी बताती हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये है, ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ये आपका लोरेंज कर्व, ये इसके नीचे का हिस्सा इस लाइन से और इसके ऊपर का हिस्सा, और फिर बिल्कुल सारा इससे नीचे का हिस्सा। अगर हम इनका अनुपात ले लेते हैं तो गिन्नी कोफिशिएंट निकल कर आ जाएगा। अब ये देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, गिन्नी कोफिशिएंट निकालने के लिए छायांकित क्षेत्र, छायांकित का मतलब होता है कि ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया। दूसरा समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र। अब जब समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र की बात करता है ना, तो ये सारा एरिया, ठीक है ना, ये सारा एरिया। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ए हो गया सिर्फ ये रेड वाला, ये इससे ऊपर वाला, ठीक है ना। और जब ए डिवाइड बाय क्या करेंगे, A+B, यानी कि ये भी और फिर ये भी, रेड और ब्लू दोनों। तो वही है गिनी कोफिशिएंट। अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा।
दूसरा उसके बाद देखिए यहाँ पर गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होता है और न्यूनतम मूल्य क्या होता, 0 के बराबर होता है। अभी हमने देखा था ना, तो वो यहीं पर है कि जब 1 है और क्या है, 0 के बराबर है। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दे तो हम क्या निकाल कर लेकर आएंगे, गिनी कोफिशिएंट इंडेक्स। एक सेकंड रुकिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उसको बल्कि यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वो उसी के मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ना वो, तो वो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कि जब इसका जब इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है ना, मूल्य कितना है, 0 है, तो इसका मतलब है परफेक्टली इक्वालिटी। दूसरा देखिए, जब वैल्यू 1 है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी। ठीक है, जो मैंने वो बात बताई थी उसको यहीं पर वो कर लेना, वो वहाँ से मिसप्रिंट होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं पॉवर्टी, मतलब इसके बारे में, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। एक तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया, आप बोलोगे नरकसे ने। ठीक है ना, किसने दिया, नरकसे ने। उसके बाद देखिए विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी ना 2 तरीके से हो, एक डिमांड साइड होता है और एक सप्लाई साइड होता है। ठीक है ना, एक डिमांड साइड होता है, एक सप्लाई साइड होता है। अब यहाँ पर देखिए संसाधनों का क्या है, अभाव है स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, कम उत्पादन होगा। जब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है तो उत्पादन क्या, गरीब। विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी नरकसे। दूसरी बात क्या है, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। अब ये क्या है, गरीब हैं हम क्योंकि हम गरीब हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हम गरीब क्यों हैं, इसलिए क्योंकि पहले से ही हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसी के बारे में सर्कल बात करता है। अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर संसाधन ही नहीं है, जब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं तो उत्पादन भी कम कर पाएंगे। जब हमारे पास क्या है, उत्पादन ही कम है, तो आगे क्या होगा, आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कम होंगी। ठीक है ना, जब उत्पादन ही नहीं हुआ तो आगे धन कमाने से संबंधित जो एक्टिविटी है वो क्या कम होंगी। ऐसा ही जब कुछ नहीं हो रहा है तो रोजगार भी कम मिलेगा। रोजगार अगर कम है तो इसका मतलब लोगों के पास और इनकम कम हो जाएगी। जब आय ही नहीं है तो बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो गरीबी बढ़ेगी, और जिससे फिर क्या होगा, संसाधनों की और कमी हो जाएगी। तो इसको मैं करवाऊंगी, वैसे ग्रोथ में थोड़े बहुत ये मॉडल आपके करवाऊंगी, वहाँ पर भी आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में। पॉवर्टी लाइन, अभी पॉवर्टी लाइन के बारे में आपने पढ़ा था ना कि पॉवर्टी लाइन क्या है, कि जो हमें एक तरीके से एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजरमेंट करने में पॉवर्टी लाइन ही हमारी हेल्प करती है। गरीबी रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने आपको बोला कि गरीबी रेखा वह रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है, यानी कि औसत मासिक व्यय यानी कि महीने का जो खर्चा है, एक डिसाइड किया हुआ है कि मतलब इससे अगर आप कम खर्च करते हो तो आप गरीब हो, अगर इससे ज़्यादा करते हो तो आप अमीर हो। इसका अभिप्राय उस सीमा बिंदु से यानी कि कट ऑफ पॉइंट से है। सामान्यतः प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में है, यानी कि पर पर्सन का एक्सपेंडिचर की बात करें, जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन तथा धनी में विभाजित करता है। यह आपको ये बताती है लाइन कि अगर आप इससे नीचे हो तो आप गरीब हो, अगर आप इतना जितना भी आपका खर्चा है अगर वो इससे नीचे कोई भी टाइम, अभी आगे अलग अलग कमेटी के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आप कितना खर्च करते हो तो आप अमीर हो, कितना खर्च करते हो तो आप गरीब हो। इन्होंने उदाहरण लिया कि उदाहरण के लिए 500 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति व्यय को सीमा बिंदु मान लिया जाए, यानी कि मान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति पर मंथ 500 रुपये खर्च करता है, एक सीमा है या लिमिट है, भाई इतने उसको खर्च करने चाहिए। तब 500 रुपये से कम, यानी कि जिसका खर्चा, जिसके पास 500 रुपये खर्च करने के लिए नहीं है, वो इस लाइन से नीचे आएगा, और जो इस लाइन से जब वो नीचे आएगा तो वो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। ठीक है ना, और जो इससे ऊपर होगा उससे समृद्धि अमीर कहलाएगा। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्तित्व करें कि इस लाइन तक जो नीचे रहती है ना, उसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशो। क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशो। ठीक है नहीं, या फिर पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो। ये क्वेश्चन भी आता है, हेड काउंट रेशो क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर आगे देखेंगे हम।
ठीक है। गरीबी रेखा गणना यानी कि बीपीएल जो सेंसस का कार्य ग्रामीण, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गरीबी रेखा है ना उसकी गणना कौन करता है, उसकी सेंसस किसके द्वारा की जाती है। इसका कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि जो भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है राज्य यानी कि स्टेट के साथ मिलकर द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि जो भी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो सेंसस है वो किसके द्वारा मिलकर की जाती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है और राज्य के साथ मिलकर, ये ध्यान रखिएगा जरूर। अब उसके बाद आप देखिए कि भारत में निर्धनता का अनुमान, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा शीर्ष गणना अनुपात विधि का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, गरीबी का अनुमान लगाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ ले, गरीबी का कौन अनुमान लगाता है, एनएसएसओ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और ये कौन से मेथड का यूज करता है, हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो अगर हम निकालेंगे ना, फॉर्मूला अभी लिखा हुआ है लेकिन वैसे बता देती हूँ कि हेड काउंट रेशो हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि नीचे जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल, और उसमें से जो गरीब व्यक्ति यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए इस विधि में लोगों के उपभोग हेतु न्यूनतम निर्णायक व्यय को ध्यान, यानी कि जो भी लोग हैं ना जो भी खर्चा करते हैं उपभोग के ऊपर तो उसको रखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति या परिवार का खर्च निर्णायक व्यय से नीचे आता है तो यानी कि जितना भी है, मान लीजिए 500 रुपये खर्च करना, उससे कम खर्च कर रहे हो तो आप गरीब हो। इस संदर्भ में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम निर्णायक व्यय यानी कि शहरों के लिए अलग खर्चा और गाँव के लिए अलग है। शहरों में थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है इसलिए उनके लिए ज़्यादा। तो हेड काउंट रेशो क्या होगा, यानी कि टोटल पॉपुलेशन, निर्धन की अनुमानित संख्या यानी कि कितने लोग गरीब हैं, इतनी पॉपुलेशन में से इंटू में 100, तो ये हेड काउंट रेशो निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटा सा है ट्रिंकल डाउन इफेक्ट, कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रिंकल डाउन इफेक्ट क्या होता है। ट्रिंकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि ऊपर वालों को सब कुछ दे दो, नीचे तक अपने आप आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि घर में अगर लेडीज़ को पढ़ा देते हैं तो सारे फैमिली जो है ना, कई फैमिली जो वो अपने आप एजुकेटेड हो जाती है। तो वैसे ही ट्रिकल डाउन थ्योरी आई, ठीक है, पॉवर्टी के साथ। रिशाव सिद्धांत के अनुसार देश में सकल घरेलू उत्पाद की अच्छी वृद्धि दर गरीबी को स्वतः दूर कर देगी। ये करें कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर अच्छी होगी ना तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। गरीबी का क्या मतलब है, जीडीपी अगर अच्छा, ग्रोथ रेट अच्छी है तो वो करे कि गरीब से गरीब तक अपने आप ही पहुंच जाएगा वो पैसा या आउटपुट, तो वो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। यहाँ पर गरीबी कोई एक स्वतंत्र समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है, वो करेगी स्वतंत्र समस्या नहीं है बल्कि गरीबी को कम वृद्धि दर के एक बायो प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। यहाँ से कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ ये आपको ये कॉमन सेंस लगाने हैं कि ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण पर ध्यान दिया जाता है। वो करें कि अगर हमें जीडीपी बढ़ाना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से रोजगार और आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार लोग मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर लेंगे। दूसरे शब्दों में औद्योगिक विकास के प्रभाव लोगों तक रिश्त कर पहुँच जाएंगे, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो करे कि धीरे धीरे सब जगह वो फैल जाएगा। वही है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी एंड पॉवर्टी के रिसाव सिद्धांत के अनुसार देश में सकल घरेलू उत्पाद की अच्छी वृद्धि दर गरीबी को अपने आप ही दूर कर देगी। उसके बाद देखिए भारत में गरीबी का अनुमान प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले की ये बात करें तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, एक तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जो पॉवर्टी के बारे में ना प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले किसने बात की, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, दादा भाई ने, ये नाम याद रखेंगे। दूसरा इनकी बुक का नाम याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोला मैंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये बुक किसकी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आप याद रखोगे दादा भाई नौरोजी। तो सर्वप्रथम जो है इन्होंने इस बुक में गरीबी रेखा का अनुमान यानी कि जो भी पॉवर्टी लाइन है अनुमान लगा था, उस जो वर्ष वो करें कि लगा था जो वर्ष 1867 से 1608 के आधार पर 16 से 35 रुपये, यानी कि 16 लेकिन 35 रुपये जो ना इन्होंने एक पॉवर्टी लाइन बताई थी भाई इतने होने चाहिए। बॉम्बे प्लान आया 1944 में, ये भी पूछ लेंगे बॉम्बे प्लान क्या है, ठीक है ना, ये कब आया था 1944 में। प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं का एक समूह, ये क्वेश्चन भी पूछा कि बॉम्बे प्लान किससे रिलेटेड, तो व्यापारिक नेताओं से, ठीक है ना, प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं का एक ग्रुप है, समूह है। उसके बाद देखिए 75 रुपीज़ 75 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष
को गरीबी रेखा का आधार माना, ठीक है ना। यानी कि इसमें उस टाइम की बात कर रहे हैं तो वह करेगी प्रति वर्ष, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपने इसमें से ये भी ध्यान रखना, कोई नहीं पूछता 75 रुपये थी या नहीं थी, इसको भी छोड़ देना। सिर्फ आप ध्यान रखना कि बॉम्बे प्लान कब आया था 1944 में, और ये किसका था, एक प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं का एक समूह। उसके बाद देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद क्या हुआ, क्या सिनेरियो रहा। भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास योजना आयोग के द्वारा, कि आज़ादी के बाद किसने किया, जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग के द्वारा एक गठित DR गाडगिल समिति, ठीक है ना, एक गाडगिल समिति थी जो इन्होंने गठित की योजना आयोग ने, कब, 1962 में। तो ये पूछ सकता है DR गाडगिल कमेटी किससे रिलेटेड है, ये गरीबी से रिलेटेड है या आज़ादी से बाद हुई थी या पहले हुई थी। तो 1962 में हुई, तो इसका मतलब बाद की बात है, ठीक है ना। तो जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है ना, 20 रुपये उपभोग व्यय को गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया गया। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर प्रति माह हम 20 रुपये खर्च करते हैं ना, यानी कम से कम इतने हम एक महीने में प्रति व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना। वहाँ पर प्रति वर्ष मुझे गलत लग रहा है जो पीछे हमने पढ़ा था, तो उसको छोड़ देना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन कभी वहाँ से आएगा भी नहीं नीचे से। तो DR जो गाडगिल समिति है, ठीक है ना, इसको कब किसने, योजना आयोग के द्वारा गठित किया गया। इसने कब अपना मतलब ये जो समिति है वर्ष 1900 कब गठित की थी, DR गाडगिल की अध्यक्षता में। देखो दोबारा देखिए, भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास योजना आयोग द्वारा गठित, योजना आयोग ने गठित की एक कमेटी 1962 में, और इसमें 20 रुपये मतलब कंजम्पशन बता के मिनिमम इतना होना चाहिए। उसके बाद देखिए वर्ष 1971 में NSS का मतलब है नेशनल स्टैटिकल सर्वे के आंकड़ों के आधार पर पहली बार वैज्ञानिक विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण नीलकांत दांडेकर और N रथ द्वारा किया गया। तो ये भी ध्यान रख लेना कि NSS के नेशनल सैंपल जो नेशनल स्टैटिकल जो सर्वे है, ठीक है ना, नेशनल स्टैटिकल जो सर्वे है, इसके आंकड़े यूज किए साइंटिफिक तरीके से नीलकांत और दांडेकर और N रथ ने जो पॉवर्टी के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के स्थान पर न्यूनतम कैलोरी खपत आधारित मानदंड के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। कुछ नहीं, ये भी न्यूनतम कैलोरी की खपत के आधार पर इन्होंने किया। दूसरा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 2250 कैलोरी प्रतिदिन की बात की, यानी कि प्रतिदिन अगर उनको क्या गांव और शहरों में दोनों में क्या मिलना चाहिए, कम से कम 2250 कैलोरी आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, एक ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 कमेटी बनाई गई। योजना आयोग कार्य समूह, अगर आपसे सीक्वेंस में लगाना पूछे तो कब आया, 1962 में। VM दांडेकर और N रथ कब आई, 1971 में। अलग कमेटी आई 1979 में। लकड़वाला कमेटी आई 1993 में। तेंदुलकर कमेटी आई 2009 में। रंगराजन समिति आई 2014 में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सारी की सारी जो कमेटी हैं किससे रिलेटेड हैं, गरीबी से, ठीक है, किससे संबंधित है, गरीबी से। तो ये देखिए, एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा ऑप्शन में देकर कौन सी में गरीबी से रिलेटेड है या कौन सी नहीं है, ऐसे, या फिर वो सीक्वेंस में लगाना पूछेगा। तो इन कमेटी को आप बिल्कुल लर्न करोगे। उसके बाद आती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। अब ये गठित की गई थी 2004 में, सुरेश तेंदुलकर जो है उनकी अध्यक्षता में, जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट दी। तो कब वाली थी, 2004 में, 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तेंदुलकर समिति ने गरीबी को यानी कि मल्टी डायमेंशनल माना। इस समिति ने कैलोरी उपागम के बाजार खाद्य, यानी कि कैलोरी उपागम के बाजार खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार माना। अलग अलग मान लिया इन्होंने, खाद्य हो गया यानी कि खान का रूप, मतलब कैलोरी हो गया, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी। तो उन्होंने कहा कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएँ होगी, तो इसके आधार पर इन्होंने गरीबी को मेजरमेंट किया, मल्टी डायमेंशनल बताई। अलग कमेटी आपने देख ली थी। हमें अलग कमेटी के विपरीत तेंदुलकर समिति ने समान गरीबी रेखा टोकरी पॉवर्टी लाइन बास्केट के आधार पर, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है ना,
उसके आधार पर प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए नई गरीबी रेखाओं की गणना की। ये किसी काम की नहीं है, इसको रहने देना। इस प्रविधि के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 816, यानी कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गाँव में यदि आप 816 रुपये मंथ के हिसाब से अगर खर्च करते हो, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति, और इसका मतलब अगर आप दिन के निकालोगे तो 27 रुपये 20 पैसे। अगर आप हर रोज़ 27 रुपये 20 पैसे खर्च करते हो या फिर महीने में आपके 816 रुपये खर्च होते हैं, तो आप गरीबी लाइन से ऊपर हो, या इससे ज़्यादा है या फिर इतने हैं। दूसरा, शहर के लिए 1000 रुपये अगर आप महीने में खर्च करते हो, हर रोज़ अगर आप 33, ये इंपॉर्टेंट है। ये कितनी बार पूछा गया कि 816 और 1000 के बारे में किसने बात की? सुरेश तेंदुलकर ने। 816 किसके लिए? गांव के लिए। और 1000 किसके लिए? शहर के लिए। दूसरा, फिर 33.3 और 27.20 की बात की। तो 27.20 का मतलब 816 का एक दिन का निकालोगे, 1000 का अगर एक दिन का निकालोगे तो ये खर्चा ये निकल कर आएगा। अब वही है यहाँ पर भी, ये जो डायग्राम है कि रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया के लिए सुरेश तेंदुलकर ने, उन्होंने क्या कहा कि 816 रुपये यदि हम गांव में खर्च करते हैं और 1000 रुपये यदि हम शहर में खर्च करते हैं, यदि हम इतना खर्च करते हैं तो उनके अनुसार जो गरीबी पाई गई गांव में वो पाई गई 25.7%, और जो मतलब शहर में उस टाइम पर पाई गई कितना? 13.7%। अगर ये तो कभी अभी तक पूछा नहीं है कि गाँव में कितनी पाई गई है, तो क्वेश्चन पूछा गया है एक ये और दूसरा ये पूछा गया कि यानी कि सुरेश तेंदुलकर के अनुसार गरीबी कितनी? 21.9% है, ठीक है। उसके बाद आती है, अब उससे लोग खुश नहीं थे कि शहर के अंदर 816 रुपये और शहर के अंदर 1000 रुपये खर्च करते, यहाँ पर 27 रुपये खर्च अगर कर पाते, यहाँ पर 33 रुपये पर डे के हिसाब से। तो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, इन्होंने जितने भी जो व्यक्ति थे देश के अंदर, उन्होंने इसको एक तरीके से बताया कि ये जो कमेटी है वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने में लोगों का काम नहीं कर सकता। एक तरीके से उस कमेटी के तौर पर जो भी सुरेश तेंदुलकर थी, तो तेंदुलकर की जो कमेटी है, उसके बाद आई श्री रंगराजन कमेटी, ठीक है ना। जो रंगराजन कमेटी आई ना, ये उसके बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह है कि ऐसे वहाँ पर कुछ था तो ये सिर्फ मरहम लगाने के लिए आई और टेम्परेरी टाइप सी की है। अब ये क्या कहती है? अब यहाँ पर देखिए कब आई? 2011-12 के अंदर। जब ये 2011-12 के अंदर जो ये कमेटी आती है 2011-12 में, वो कब आई थी? 2004 में आई थी और 2009 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये जो है रिपोर्ट आ रही थी NSSO के आंकड़ों के ऊपर, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित NSSO द्वारा लगा अनुमान, यानी कि जो भी इसके आधार पर 2011-12 के आधार पर जो NSSO ने दोबारा सुनिए, देखिए एक मिनट। तेंदुलकर जो कमेटी थी, ठीक है ना, उन्होंने जो अपनी 2009 में रिपोर्ट पेश की थी, उसी रिपोर्ट को जो पेश किया हुआ था, NSSO ने क्या किया? उस डेटा को यूज किया और आइडिया लगाया गरीबी का। तो ये एक तरीके से विवाद का विषय बन गया, ठीक है। अब समझे, वर्ष 2012 में योजना आयोग ने तेंदुलकर कमेटी की जगह रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे 2 जुलाई 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ये ध्यान रखना, पहले आई थी सुरेश तेंदुलकर, फिर आई रंगराजन, वो 2004 में आई थी, 9 में अपनी रिपोर्ट दी। ये कितनी आई? 2012 में आई और 14 में अपनी रिपोर्ट दी। रंगराजन कमेटी के द्वारा तेंदुलकर कमेटी की अनुशंसा को तो स्वीकार कर लिया गया, परंतु प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को ऊंचा कर दिया गया। तो प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, ये जो MPCE है ना, पीछे भी आपने देखा था कि MPCE, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये क्या है? प्रति व्यक्ति मासिक व्यय है, ठीक है ना, को ऊंचा कर देगा। प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का क्या मतलब है? जैसे 1000 था, 1000 से बढ़ा दिया गया कुछ, और जो 816 था उससे इसको आगे कर दिया गया। यानी कि 816 से कितना गांव के अंदर होना चाहिए और कितना शहर के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 972 और 1407, ठीक है ना। 816 का तो 972 कर देंगे और ये 1407 कर देंगे। अब लोग खुश हो गए कि 1000 से क्या होगा? 400 रुपये और बढ़ा दिए, पहले इतने कम दिखा रखे थे, ठीक है ना। तो अच्छा, अपना थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया, लेकिन होना जाना इससे कुछ नहीं होता। तो इन्होंने बताया कि जो और तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन उन्होंने जो ये खर्च था ना गाँव और शहर का, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया। जितना बड़ा है वो याद रखना। इस समिति ने पोषक मापन में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन एवं वसा, ठीक है ना, को स्थान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 किलो कैलोरी, 48 ग्राम प्रोटीन, 28 ग्राम वसा प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्रों में
के लिए 290 किलो कैलोरी 50, ये आपने याद नहीं रखने, ठीक है ना, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, इनको मत याद रखना। अब उसके बाद है, ये हो सकता है पूछ ले कि रंगराजन पर विधि के अनुसार उपांतरित मिश्रित संदर्भ काल पर ये आधारित है, MPPRP। उसके बाद देखते हैं रंगराजन विधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये, जो कि पर डे के हिसाब से कितने पड़ेंगे 32.40, और जो मतलब शहर है वहाँ पर 1407 रुपये अगर खर्च करते हैं, अगर पर डे हम 40.90 पैसे खर्च करते हैं तो हम गरीब नहीं हैं। ये यहाँ पर स्टेबल से कर सकते हो कि गांव में कितना 972, शहर में 1407, इससे अगर ज़्यादा है तो आप गरीब नहीं हो, अगर इससे कम है तो आप गरीब हो। अब इनके अनुसार 30.9% गरीबी गांव में रहती है और 26.4 जो है ना वो शहरों में रहती है। अगर टोटल याद रखना आपको, जैसे 21.9 थी ना, वैसे 29.9 है ना, ये गरीबी आपने याद रखनी है। किसके अनुसार? ये है आपकी जो मतलब जो सेकंड वाली हम पढ़ रहे हैं श्री रंगराजन, और पहले वाली थी सुरेश तेंदुलकर। उनके अनुसार कितनी थी 21.9% थी, इनके अनुसार कितनी है 29.9%, लगभग, वो तो 22% के अराउंड थे, लगभग 30% के अराउंड है। नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में मार्च 2015 में कार्यदल का गठन किया गया, जिसने गरीबी अनुमानों हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठन करने का सुझाव दिया। देख लेना एक बार थोड़ा सा इसको भी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए कि निर्धनता के कारण क्या। अगर हम विकासशील अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, यानी कि पैसा कम है इसलिए गरीब है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, यानी कि खरीदने की क्षमता कम इसलिए गरीब है। दूसरा है कि क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो बेरोजगारी है। पूछा गया कि जो क्रॉनिक या चिरकालिक का मतलब है लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जितने लोगों को रोजगार मिल अल्प रोजगार, ठीक है ना। अल्प रोजगार का मतलब होता है जितने समय आपको मिलना चाहिए उससे कम समय तक आपको रोजगार मिलता है, इस कारण से गरीब हैं। दूसरा इसके बाद है कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी कि पूंजी कम है, इस कारण से गरीब हैं। और पुरानी जो मतलब आउटडेटेड जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, इस कारण से गरीब हैं। आधारिक संरचना यानी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है कमी है। उसके बाद देखिए सेकंड है कि आय की असमानता के आधार पर इनकम इनइक्वालिटी है, इसलिए हम गरीब हैं। उसके बाद है कि निर्धनता को दूर करने के उपाय क्या करेंगे हम, कि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि के द्वारा निर्धनता का सामना करें, कि ग्रोथ रेट बता दें, GDP हम बढ़ा दें, तो वो करें कि हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। दूसरा है कि आय के वितरण में इनकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का यूज करें। फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है, यदि अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए, गरीबों के ऊपर उसका खर्च कर दें। उसके बाद है कि पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करें, एग्रीकल्चर को विकसित करें, ठीक है ना, और प्राइस को स्टेबल रखें। अगर ऐसा करते हैं तो हम गरीबी को दूर कर पाएंगे। दूसरा है कि बेरोजगारी को कम करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, और बेसिक प्रोविजन फॉर बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर, ठीक है ना, जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो PDS सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इफेक्टिव होना चाहिए, जहाँ तक जिसको जो पहुँचना चाहिए वो वहीं तक पहुँचे। उसके बाद है कि सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले राज्य कौन कौन से, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 47.9%, यानी कि लगभग 48%। मणिपुर में 46.7% है। उड़ीसा में 45.9% है। मध्य प्रदेश में 44.3% है। झारखंड में 42.4% है। सबसे कम निर्धनता अनुपात वाले राज्य, ठीक है ना, गोवा में कितना सबसे कम है 6.3%। हिमाचल प्रदेश में 10.9%। केरल में 11.3%। पंजाब में 11.3%। और हरियाणा में कितनी है, हरियाणा में है ये 12.5%, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर कितनी है। तो सबसे कम निर्धनता वाले ये। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो निर्धनता कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम कहाँ पर है, गोवा में।
उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अभी आपने देखा था कि यूएनडीपी इसको जारी करता, नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी किए गए, ठीक है ना, ये 2021 में जारी किया गया, वो नेशनल का था, ये थोड़ा सा मतलब अगर आप इंडिया की बात करें। नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में निर्धनता का आकलन 3 क्षेत्रों यानी कि अपने देश की बात करें तो 3 चीज़ों के आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखा गया। प्लानिंग जो नीति आयोग है उसके द्वारा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े, यानी कि 12 इंडेक्स ऐसे हैं जो चेक करता है, उसके आधार पर बताता है कि कौन स्टेट गरीब है और कौन स्टेट अमीर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार निर्धनता सबसे ज़्यादा कहाँ पर बताई गई, बिहार में 51.91, ठीक है ना, और झारखंड में फिर 42.16, यूपी में 37.79% और मध्य प्रदेश में 36.65%। ये सबसे कम निर्धनता वाले राज्य केरल 0.7% और गोवा 3.76%, सिक्किम 3.82%। इसको याद रखो तो याद रख लेना। इसके अंदर सिर्फ ये है कि एमपीआई को उस यूएनडीपी के साथ कोरिलेट मत करना, ये अपने देश की बात करें, वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर, उसके आधार पर। अब ये पॉइंट्स है कि जो एक तरीके से जो इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिनके द्वारा गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो एक तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है ना, यूनिवर्सल सार्वभौमिक आधारभूत आय। इस अवधारणा का सर्वप्रथम विचार प्रोफेसर गाइड स्टैंडिंग ने गरीबी हटाने के लिए किया था, ठीक है ना, प्रोफेसर गाइड स्टैंडिंग ने। इसका मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक आधारभूत आय देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी शर्त के एक न्यूनतम आधार आय देने का प्रावधान करती है, यानी कि बिना कोई कंडीशन नहीं है, भाई आपको इतना तो मिलता रहना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि आप जो है ना एक तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सको अगर आपके पास कुछ भी साधन नहीं है। तो ये एक ऐसी बेसिक इनकम है जो बिना कंडीशन के आपको मिलती रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह आय व्यक्ति के अन्य आय स्रोत यानी कि जो एक्स्ट्रा रिसोर्स से अर्न करता है ना उससे अलग है। इसका लाभार्थी परिवार के स्थान पर व्यक्ति यानी कि परिवार की बजाय एक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति को ये मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आय के द्वारा लोगों की यानी कि अगर आपके पास जितना आप काम करते हो उससे एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो करेंगे कि सबके खरीदने की क्षमता जो है ना वो बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कब क्या आया, तो आपने देख लिया कि जो बेसिक इनकम होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? सबसे पहले ये देखना कि ये कब आई है, अब ये आई थी अप्रैल 1999 में, ठीक है ना। तो आप ये गरीबी हटाने के लिए एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था IRDP, ठीक है। जो IRDP ये भी याद रखना कब ये लॉन्च हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में, ये ध्यान रखना बस। उसके बाद ये जो ना लॉन्च होने के बाद जो इम्प्लीमेंट किया था 1980 में और 1999 तक ये योजना चलती रही, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में आया और 1919 तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1999 में मिला दिया गया। उसके बाद आई जो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, यानी गांव के अंदर जो रूरल यूथ है ना 18 से 35 साल तक के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको क्या है एक तरीके से इसके अंदर यानी कि स्वरोजगार के लिए मोटिवेट किया गया। कितने से? 18 से 35। ये आई थी आपकी जो 1979 में, ठीक है ना। वो 1978 में आई थी, ये कब आई? 1979 में। और इसके अंदर 18 से 35 जो ईयर्स के जो व्यक्ति हैं यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको इसमें लिया जाएगा। उसके बाद देखिए इस योजना के अंतर्गत गांव में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की गई। इन छोटे उद्यमों को व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के आधार पर संगठित किया जाता था। वर्ष 2011-12 में जो SGSY है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में पुनर्योजित कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि 2011-12 में SGY को कहाँ ले गए? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर इसको मिला दिया गया। उसके बाद आता है कि नेशनल रूरल रोजगार योजना SGRY। इस योजना को आजीविका भी कहते हैं। प्रारंभ इस योजना को 2012-13 में
150 जिलों में लागू किया गया था और 2016-17 में 90 जिलों में 90 लाख लोगों को 150 जिलों में लागू किया गया। 2016-17 तक इस योजना से 90 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य था। उसके बाद देखिए, एक तो आपने ये देख लिया कि 2000 प्रारंभ में इस योजना को 2012-13 में, स्टार्टिंग में तो इसका मतलब क्या 2012-13 में आई है। उसके बाद देखिए आता है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या, कि सरप्लस श्रमिकों को, यानी कि जो फालतू के व्यक्ति पड़े हुए हैं ना, जो कहीं पर काम भी करे, जैसे एग्रीकल्चर में काम करते हुए भी उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, या फिर जो काम नहीं कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है, जो करना चाहते लेकिन उनको नहीं मिलता, तो जो सरप्लस लेबर है ना, उसको रोजगार मिलना चाहिए। क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक दशाओं के विकास पर बल देना चाहिए। आधारिक संरचना के विकास पर बल देना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के लिए 100 करोड़ मानव देश इनकी मैन डेज का निर्माण करना। केंद्र तथा राज्य सरकार इस परियोजना की, यानी कि जो सेंटर है ना, वो 87.5% खर्चा करेगी इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के ऊपर, जो स्टेट है वो 12.5% करेगा, ठीक है ना। और इस योजना को मनरेगा में विलय कर दिया गया। कौन सी को, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कहाँ पर विलय कर दिया, मर्ज कर दिया, मनरेगा में। उसके बाद देखिए आप 10 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये कब आई, 1997 में। इस योजना में शहरी बेरोजगारी यानी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार प्रदान करने से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे नेहरू रोजगार योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम आदि को मिला दिया गया। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 2 योजनाएं शामिल हैं। इसके अंदर जो 2 योजनाएं हैं वो शामिल हैं, और है शहरी रोजगार कार्यक्रम, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम USEP। उसके बाद है अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम UWEP। इस योजना का 75% खर्च केंद्र सरकार और 25% जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसके बाद है कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। यह योजना शिक्षित बेरोजगार, ये पूछ ले कि जो मिनिस्टर रोजगार योजना वो किसके लिए, एजुकेटेड जो व्यक्ति हैं उनके लिए, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तथा अन्य कार्यों के लिए 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ये क्या है, ये भी सरकार की योजना, ये भी क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए है। उसके बाद है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, एक तो यही पूछेंगे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किससे संबंधित है, गरीबी से। कब आया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी मलिन बस्तियों की दशाओं का सुधार तथा पोषाहार। इस कार्यक्रम से निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की आशा की गई थी, ठीक है। उसके बाद है कि 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। इस निर्धनता उन्मूलन के लिए नया 20 सूत्री कार्यक्रम 1982 में प्रारंभ किया गया। इसके ना 20 लक्ष्य हैं जो कि हमने नहीं देखने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा जिसको बोलते हैं, ये 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई, ठीक है ना। उन्हें इसके अंदर क्या, इस योजना के अंतर्गत वे व्यक्ति हैं जो न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए काम दिया जाएगा। तो हमें जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचना होगा जहां रोजगार शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष यानी कि 13 मई 2020 तक 14.62 करोड़ रुपये परिवार को रोजगार प्रदान किया गया। अब इसको देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं।